जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो मेरे भाई आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 होगा एनसीईआरटी बुक साइंस। ओके, और चैप्टर 2 का नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। ओके मेरे भाई, तो यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, पहला है अम्ल के बारे में आपको पढ़ना है। तो अम्ल का सामान्य गुण, अम्ल का क्या, तो अम्ल का सामान्य गुण क्या होना चाहिए, उस गुण के आधार पर हम अम्ल की पहचान कर सकते हैं। तो पहला है मेरे भाई, यहाँ पर पढ़ो आप ध्यान से, क्या लिखा गया है। पहला है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, तो अम्ल स्वाद में जो है मेरे भाई खट्टे होते हैं। आप इतना समझ सकते हैं कि अम्ल क्या होता है, तो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो पहला लिखा गया कि अम्ल क्या है, तो स्वाद में खट्टा है। पहला है आपका अम्ल स्वाद में कैसा होते हैं, तो खट्टा होते हैं, नो डाउट। तो अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। आप कैसे जैसे आम होता है, जैसे टिकोला आप खाते हैं, वो स्वाद में खट्टे होते हैं, इसका मतलब उसमें अम्ल पाया जाता है, सिंपल सी बात है, इसीलिए वो खट्टा होता है। ओके, अब देखो मेरे भाई दूसरी बात है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को, कौन सा पत्र, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मेरा कहना है मेरे भाई कि इसको एनी टाइम के लिए आप कैसे याद करोगे कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आप कहना एक अम्ल है, तो अम्ल के लिए आप एक ट्रिक याद रखना, अनीला, 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 अनीला। अ बोले तो अम्ल, अ बोले तो क्या होगा मेरे भाई, अम्ल होगा। और नी बोले तो नीला लिटमस पत्र, नी बोले तो नीला लिटमस पत्र, और ला बोले तो लाल रंग। मतलब अम्ल क्या करता है, तो अम्ल मेरे भाई नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आप एनी टाइम के लिए याद रख सकते हैं कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। हम आपको फिगर के जरिए बताते हैं कि किस प्रकार से यह लाल करता है। तो मेरे भाई आप एक नीले लिटमस पत्र को बनाएंगे। मान लीजिए कि हम एक नीले लिटमस पत्र को बनाते हैं। तो यह मान लिया जाए कि आपका एक नीला लिटमस पत्र है। ये क्या है मेरे भाई, तो ये आपका नीला लिटमस पत्र हो गया। और इसी लिटमस पत्र को ले जाकर हम अम्लीय विलयन में डुबाएंगे। तो एक अम्लीय विलयन भी लेना पड़ेगा हमको, सिंपल सी बात है। तो मान लीजिए कि कौन सा लिटमस पत्र है, तो ये आपका नीला लिटमस पत्र है। ओके मेरे भाई, तो ये आपका नीला लिटमस पत्र हो गया। हम एक कंटेनर लेते हैं और एक कंटेनर को बनाते हैं। जरा ध्यान दो मेरे भाई, तो ये एक कंटेनर है, ये क्या है, तो ये आपका एक कंटेनर हो गया। ओके, ये आपका कंटेनर हो गया और इसमें हम अम्ल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं मेरे भाई, तो अम्ल डाल देते हैं, ध्यान देना आप, अम्ल डाल देते हैं। ये अम्लीय विलयन है। ये कौन सा विलयन हो गया आपका, अम्लीय विलयन हो गया, अम्लीय विलयन। तो आप कहना मेरे भाई ये क्या है, तो अम्लीय विलयन है। यदि मान लीजिए कि यह एक अम्लीय विलयन लिए, तो हमने यह क्या लिखा गया कि यह बोले तो कौन, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये नीला लिटमस पत्र को इसमें आप जैसे ही डुबाओगे मेरे भाई, मान लो कि ये नीला लिटमस पत्र है, इसको इसमें डुबाया जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि इसमें डुबाते हैं, ठीक है। तो इसमें डुबाने से क्या होगा, तो ये कैसा था, आप कहोगे ना मेरे भाई कि ये नीला था। ये कैसा था, तो ये था मेरे भाई नीला। तो ये जैसे ही नीला था, ये हमको पता है कि नीला लिटमस पत्र को डुबाना है ये अम्लीय विलयन में। तो मान लीजिए कि नीला लिटमस पत्र को डुबाओगे तो क्या होगा, तो कहेगा मेरे भाई कि लाल हो जाएगा। ये कैसा लिटमस पत्र था, तो नीला था। और नीला को किस में डुबाया जाता है, तो आप कहोगे मेरे भाई अम्ल में। तो ये कैसा कर देता है, तो लाल कर देता है। तो ये ऊपर, ये तो इतना तो जितना विलयन में जितना नहीं है ऊपर तक है नीला रहेगा, लेकिन मेरे भाई जैसे ही जितना जाएगा विलयन के अंदर वो उतना लाल हो जाएगा। तो मेरे भाई ये जो है लाल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, तो ये आपका लाल हो जाएगा। जितना मतलब एक ये पेपर है जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति को क्या करता है, बताता है। मतलब लिटमस पेपर एक ऐसा पत्र होता है जो अम्लीय या विलयन, अम्लीय या क्षारीय माध्यम को बताती है किसी भी विलयन में, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखो ये क्या कर दिया, ये नीला जो है ये लाल में बदल गया लिटमस पेपर, ठीक है। तो आप इतना आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई।
तो यहाँ पर हम बना दिए। देखिए लिटमस पेपर है, था नीला, ये कैसा था नीला, लेकिन जैसे ही अम्लीय विलयन में हम डुबा दिए तो नीला से इतना दूर क्या बदल गया, लाल में बदल गया। तो आप इतना को अच्छे से याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं मेरे भाई। तो एक ट्रिक भी दिए कि अनीला अम्ल क्या करता है, तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अनीला। ओके, अब देखो मेरे भाई आगे चलो, आगे लिखा गया इसकी पीएच मान 7 से कम होती है। इसकी पीएच मान आगे समझेंगे कि पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या है। फिलहाल आप ये समझें कि पीएच मान कितना होता है। तो आप याद रखें मेरे भाई कि इसकी मतलब किसकी, अम्ल की। तो अम्ल की पीएच मान 7 से कम होती है, 7 से कम होती है। यदि हम 7 लिखकर ऐसे कर दें का मतलब 7 से कम है, यानी अम्ल का पीएच मान क्या है, तो 7 से कम है। लिखल भी है 7 से कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितनी होती है, तो 7 से कम होती है, यानी अम्ल का पीएच मान 7 से कम होती है। चौथी बात है यह विद्युत का सुचालक होता है। हाँ मेरे भाई, ये करंट जो यह अम्लीय विलयन है, इससे करंट पास हो सकता है, नो डाउट, इसीलिए लिखा गया यह विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत पास हो सकती है, सिंपल सी बात है। ओके मेरे भाई, तो आप समझ गए। अब चलते हैं आगे, और आगे देखो कि किस प्रकार से जो है लिखा गया है, समझना अच्छे से। अब देखो यहाँ पर आगे है मेरे भाई, यहाँ देखो जरा ध्यान से। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखना। आर्हेनियस साहब ने, आर्हेनियस क्या है, तो एक केमिस्ट है, एक रसायन शास्त्री है, जिन्होंने कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ या H3O+ आयन देता है। तो यहाँ पर लिखा गया मेरे भाई कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ या H3O+ आयन देता है, अम्ल कहलाता है। ये किसका कहना था, तो आर्हेनियस साहब का कहना था। और मेरे भाई अम्ल बोले तो देखो यहाँ पर HCl पहला एग्जाम्पल लिखा गया है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं HCl कहने का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl कहने का क्या मतलब है मेरे भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसको किसके साथ, जब इस अम्ल में जल को मिलाया जाता है, जब क्या होता है मेरे भाई, जब इस अम्ल में जल को मिलाया जाता है, याद रखें इस अम्ल में, मतलब अम्ल में क्या मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है, तब जाकर यह टूट जाता है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि अम्ल का परिभाषा है कि H+ आयन या तो H3O+ आयन देता है। तो मेरे भाई यहाँ पर हाइड्रोजन एगो है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है। तो आपको तो एक कन्फर्म हो गया कि हाइड्रोजन कै गो बनना है, तो हाइड्रोजन मेरे भाई 3 गो बनना है। तो हाइड्रोजन हो गया आपका 3 गो, हाइड्रोजन 2 × 1 3 गो हो गया। और यहाँ पर या तो H+ या तो H3O+ देता है, या तो H+ या तो H3O+ देता है। तो यहाँ पर H3 लग गया तो O+ तो लिखाएगा ना, गारंटी है कि लिखाएगा, नो डाउट। तो O+ हो गया और यहाँ पर क्या बच गया, एगो Cl, अतः Cl पर चार्ज होता है माइनस, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया H3O यहाँ पर हो जाएगा प्लस आपका, ठीक है मेरे भाई। तो H3O और प्लस यहाँ पर भी क्या है, प्लस क्या होगा Cl माइनस, क्योंकि क्लोरीन पर चार्ज होता है माइनस, सिंपल सी बात है, ऐसे लिखा भी गया है मेरे भाई। ओके, और दूसरी बात है सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4, इसको भी, ये भी क्या करेगा, जल में घुलेगा। ये भी क्या करेगा, जल में, मतलब यह अम्ल है, यह क्या कहा कि जल में घुलेगा। तो जब इसमें अम्ल में जल को मिलाएंगे तब ना, अम्ल में क्या करेंगे, जल को मिलाएंगे। जैसे ये अम्ल नीचे ऊपर से जल डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, ध्यान देना, ये अम्ल है, इसमें अम्ल में जल डालते हैं, अम्ल में जल को डालते हैं तो क्या होता है मेरे भाई, ये बदल जाता है किसमें, तो बदल जाता है आपका H3O+ SO4 2- में। तो मेरे भाई इसको आप कैसे याद रखोगे, यहाँ पर तीर का चिन्ह देना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर भी तीर का चिन्ह दे सकते हो, नो डाउट, यहाँ पर तीर का चिन्ह होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखो H2SO4 और प्लस में H2O, ये दोनों आपस में रिएक्ट हुआ। तो मेरे भाई आपको पता है H+ या H3O+ देता है। तो देखो हाइड्रोजन मैक्सिमम संख्या में है, जब हाइड्रोजन मैक्सिमम संख्या, यहाँ 2 गो, यहाँ 2 गो, 4 गो है, जब हाइड्रोजन मैक्सिमम संख्या में है तो H3O+ ही बनना है। तो मेरे भाई H3O+ बन गया, और प्लस में क्या बनेगा, तो SO4 बनेगा, और SO4 पर चार्ज होता है 2-। SO4 पर चार्ज क्या होता है मेरे भाई, 2- होता है। तो आप इतना को याद रख सकते हैं मेरे भाई, नो डाउट, ठीक है। तो आप यहाँ आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होना चाहिए ये आपको हम बता दिए, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं आसानी पूर्वक से, ठीक है। अब चलते हैं आगे देखो मेरे भाई आगे क्या है,
तो यहाँ पर समझना ये क्या है, तो आपको याद रखना कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अभी बताएं सल्फ्यूरिक अम्ल, आपको लिखना चाहते हैं आप तो लिख सकते हैं। ये कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको H2SO4 को क्या कहते हैं मेरे भाई, H2SO4 बोले तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। आप इतना लिख सकते हैं मेरे भाई, कौन सा अम्ल होगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, नो डाउट। अब देखो मेरे भाई, और HCl क्या कहने का मतलब है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम आपको बता दिए हैं। ये हमारे उधर यानी पेट में भी उत्पन्न होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, अब देखो मेरे भाई ये हो गया आर्हेनियस के अनुसार। अब दूसरा, अब जो है अगला है मेरे भाई अम्ल के प्रकार। तो अम्ल मुख्य रूप से आपका 4 प्रकार का होता है। पहला प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, वैसा अम्ल जिसमें H+ आयन अधिक मात्रा में हो, H+ आयन अधिक मात्रा में हो, उसे हम प्रबल अम्ल के नाम से जानते हैं। आप प्रबल अम्ल को एनी टाइम के लिए कैसे याद रख सकते हो मेरे भाई, वो ध्यान दो कि प्रबल अम्ल को आप एनी टाइम के लिए कैसे याद रखोगे। ट्रिक मेरा फॉलो करो प्रबल अम्ल का। कौन सा अम्ल का, प्रबल अम्ल का ट्रिक क्या है मेरे भाई, ट्रिक है हंसना। क्या है ट्रिक मेरे भाई, ट्रिक होगा हंसना। अगर यदि आप हंसना याद रखते हैं तो एनी टाइम के लिए इसको याद रख सकते हैं। हंसना बोले तो ह फॉर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और स फॉर सल्फ्यूरिक अम्ल, और ना फॉर नाइट्रिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहने का मतलब है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहने का मतलब है HCl, और सल्फ्यूरिक अम्ल कहने का मतलब है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल कहने का क्या मतलब है, H2SO4। और ना बोले तो नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल कहने का मतलब है HNO3। ओके मेरे भाई, तो आप इतना को प्रबल अम्ल को आसानी से एनी टाइम के लिए आप याद रख सकते हैं। हंसना ट्रिक याद रखना, प्रबल अम्ल याद रहेगा। दूसरी बात है दुर्बल अम्ल, इसमें H+ आयन कम मात्रा में होती है। इसमें H+ आयन क्या होती है मेरे भाई, कम मात्रा में होती है। आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि इसमें H+ आयन जो है इसमें अधिक मात्रा में और इस वाला में कम मात्रा में होता है। यानी दुर्बल अम्ल में H+ आयन कम मात्रा में होता है। तो मेरे भाई इसको भी आप एनी टाइम के लिए कैसे याद रखना, तो मेरे इसके लिए भी दुर्बल अम्ल के लिए भी मेरा एक ट्रिक फॉलो करना मेरे भाई। ट्रिक क्या है दुर्बल अम्ल के लिए, तो दुर्बल अम्ल के लिए ट्रिक है मेरे भाई एक फॉर्म बोले तो क्या, तो मेरे भाई A फॉर एसिटिक अम्ल, A फॉर क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। A बोले तो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ए बोले तो क्या होगा मेरे भाई, एसिटिक अम्ल। और क बोले तो क्या होगा, कार्बोनिक अम्ल। क बोले तो क्या होगा, कार्बोनिक अम्ल। आप इसको एनी टाइम के लिए याद रख सकते हैं, कार्बोनिक अम्ल। और फॉर्म बोले तो फॉर्मिक अम्ल। फॉर्म बोले तो क्या होगा मेरे भाई, कहना आप फॉर्मिक अम्ल। ओके, दुर्बल अम्ल जिसमें H+ आयन कम मात्रा में हो उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे पहले है एसिटिक अम्ल CH3COOH, दूसरा कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3, और तीसरा है आपका फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल बोले तो HCOOH। ओके मेरे भाई, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे देखो मेरे भाई क्या है, आगे है सांद्र अम्ल। वैसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, पानी की मात्रा कम हो, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर ध्यान देना, सांद्र अम्ल, तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसमें अम्ल की मात्रा अधिक मात्रा में होती है एवं पानी कम मात्रा में होती है। अम्ल अधिक मात्रा में और पानी कम मात्रा में होती है, तो उसे हम कौन सा अम्ल कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। और मेरे भाई सांद्र अम्ल का एक एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, सांद्र अम्ल का आप एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। वो कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो मेरे भाई एग्जाम्पल होगा यहाँ पर सांद्र अम्ल का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। वही फार्मूला वही होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो क्या होगा मेरे भाई H2SO4। और यही है आपका सांद्र अम्ल। इसमें अम्ल अधिक मात्रा में, पानी कम मात्रा में होगा, तो आप कहिएगा ये कौन सा अम्ल होगा, तो सांद्र अम्ल होगा, नो डाउट मेरे भाई। ठीक है, आप इतना को अच्छे से याद रख सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ो, अच्छे से पढ़ना मेरे भाई, मस्ती के साथ समझ में आएगा, नो डाउट। अब देखो मेरे भाई आगे देखो आगे। उसके बाद है तनु अम्ल। कौन सा अम्ल मेरे भाई, तनु अम्ल। तो वैसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज्यादा हो उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दुर्बल अम्ल और तनु अम्ल एक बराबर है। दुर्बल अम्ल और तनु अम्ल दोनों आपस में बराबर होते हैं। देखो एग्जाम्पल भी दोनों का सेम है, यहाँ पर आप मिला सकते हो। एग्जाम्पल भी दोनों का क्या है मेरे भाई, समान है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दोनों का समान है। जो एग्जाम्पल दुर्बल अम्ल में है वो एग्जाम्पल तनु अम्ल में है, जो एग्जाम्पल दुर्बल अम्ल में है वो एग्जाम्पल आपका
तनु अम्ल में है मेरे भाई। तो इस तनु अम्ल को आप याद रख सकते हैं। ये भी, इसका भी तनु अम्ल का ट्रिक क्या हो जाएगा, एक फॉर्म एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और आपका फॉर्मिक अम्ल। ओके मेरे भाई। और यहाँ पर ध्यान दो, दुर्बल अम्ल कहने का मतलब है कमजोर अम्ल, दुर्बल अम्ल कहने का मतलब है कमजोर अम्ल, और प्रबल अम्ल कहने का मतलब है मजबूत अम्ल। ओके, तो आप समझ गए इतना बात है। और तनु और सांद्र तो समझिए गए, सांद्र जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक, पानी की मात्रा कम, ओके, उससे हम कहते हैं सांद्र अम्ल। और तनु अम्ल कहने का मतलब है कि जिसमें अम्ल की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज्यादा, तो उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल ये एग्जाम्पल में किसके बराबर होगा, तो मेरे भाई आप कहना दुर्बल अम्ल के बराबर होगा, नो डाउट। आप इतना को याद रख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे देखो मेरे भाई कि आगे क्या है, यहाँ पर आगे क्या है, तो आगे देखो, आगे है सिरका। तो मेरे भाई सिरका क्या होता है, सिरका क्या होता है, सिंपल सी बात है कि सिरका क्या होता है। तो यहां पर लिखेगा, अभी एसिटिक अम्ल बताएं, CH3COOH को हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, CH3COOH को हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो मेरे भाई यहां पर देखो सिरका क्या है, तो कहा सिरका क्या है, तो मेरे भाई 3 से 4% एसिटिक अम्ल की मात्रा को सिरका कहा जाता है। यानी कोई भी विलयन ले ले और उसमें 3 से 4% मात्रा यदि एसिटिक अम्ल है तो उसे हम सिरका कहते हैं, नो डाउट। अब उसमें लिखा गया सिरका के उपयोग निम्नलिखित है, सिरका का उपयोग निम्नलिखित है मेरे भाई। देखो पहला उपयोग, सिरका का उपयोग निम्नलिखित है। पहला, अचार बनाने में, क्या में, अचार बनाने में हम सिरका का उपयोग करते हैं। अचार बनाने में किसका उपयोग करते हैं, तो आप कहना मेरे भाई कि अचार बनाने में हम सिरका का उपयोग करते हैं। दूसरी बात, सलाद एवं खाद्य पदार्थ को सुरक्षा रखने में, जैसे अचार को भी सुरक्षित रखना है तो आपको सिरका मिलाना होगा मेरे भाई, जिससे आपका मतलब अचार भी सुरक्षित रहे। तो पहले अचार बनाने में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि अचार सुरक्षित रहे, सिंपल सी बात है। और दूसरी है सलाद एवं खाद्य पदार्थ में भी किसका उपयोग किया जाता है, सिरका का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। इस दो को आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आता है, बार बार पूछता है कि सिरका क्या है, सिरका का उपयोग क्या है। ओके, तो आप इतना को एनी टाइम के लिए याद रख सकते हैं, नो डाउट। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर आगे चलो, आगे चलो, आगे क्या लिखा गया है उसके ऊपर ध्यान दो। तो यहाँ पर आगे है आपका, देखो यहाँ पर लिखा गया प्राकृतिक अम्ल, कुछ प्राकृतिक अम्ल है और उसका स्रोत है। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, प्राकृतिक स्रोत जैसे सिरका, तो अभी बताए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कहिएगा सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे भाई, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कुछ प्राकृतिक अम्ल है और उसमें कौन सा प्राकृतिक स्रोत है और उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में जिक्र है मेरे भाई। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और पूछता ही है, गारंटी है कि पूछता है मेरे भाई कि बताओ सिरका में कौन सा पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नो डाउट। उसके बाद आपको कहा गया मेरे भाई कि प्राकृतिक स्रोत अगला है, जैसे खट्टा दूध दही, खट्टा दूध दही, तो खट्टा दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कहिएगा लैक्टिक अम्ल, लैट्रिन वाला अम्ल नहीं, लैक्टिक अम्ल है। ओके, तो याद रखें ये कौन सा अम्ल है, तो ये है लैक्टिक अम्ल। यानी खट्टा दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखें मेरे भाई कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसको याद रखें। आगे है संतरा में, तो संतरा में भी सिट्रिक अम्ल, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल। यहाँ पर देखो मेरे भाई, संतरा में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल। यदि आपको इमली कहता है, तो टोटरिक अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल है मेरे भाई, यहाँ पर टोटरिक अम्ल है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कहना मेरे भाई टोटरिक अम्ल। और उसके बाद चींटी के डंक हो या मधुमक्खी के डंक हो या नेटल के डंक हो, उस सब में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, या उसी को फॉर्मिक अम्ल को दूसरा नाम मेथेनोइक अम्ल होता है, नो डाउट। यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल का ही दूसरा नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर देखो चींटी के डंक है, मधुमक्खी के डंक है, नेटल के डंक है, कहना आप मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ओके, और उसके बाद टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप कहना ऑक्जैलिक अम्ल। इसको एनी टाइम के लिए कैसे याद रखोगे कि इसमें ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है, जैसे आप टोमेटो लिखते हो, टोमेटो ऐसे लिखते हो, तो टी फॉर टमाटर, ओ फॉर ऑक्जैलिक। टमाटर में कौन सा अम्ल, तो कहना ऑक्जैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल। टी फॉर टमाटर, ओ फॉर ऑक्जैलिक, मतलब टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। अभी बता दिए नेटल के डंक कहे, मधुमक्खी के डंक कहे, चींटी के डंक कहे, सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है मेरे भाई। इसको आप याद रख सकते हैं एनी टाइम के लिए। ओके, अब चलो मेरे भाई आगे, और आगे देखो क्या है, तो आगे है मेरे भाई
यहाँ पर क्षारक के सामान्य गुण, किसका? तो क्षारक के सामान्य गुण। तो क्षारक के सामान्य गुण क्या होता है मेरे भाई? ध्यान दो। पहला है यह स्वाद में कड़वा होता है। जैसे आप नीम के दतवन से अगर मुंह धोते हैं तो स्वाद में कड़वा लगता है। करेला स्वाद में कड़वा लगता है, किसकी वजह से? क्षारक की वजह से। तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, यह स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। और कड़वा आपको लिखा हुआ भी दिखाई देना चाहिए मेरे भाई, तो कड़वा लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है, यानी स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है, नो डाउट। अब देखो मेरे भाई यहां पर ध्यान देना, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखो यह लाल लिटमस, उसके लिटरी क्या था? अनीला, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता था, लेकिन इसके लिए इसमें उल्टा है। उसमें था कि नीला को लाल करता था और इसमें लाल को नीला करता है। यहां पर देखो क्या लिखा गया, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखो इसमें फिगर ड्रॉ करके हम बता देते हैं किस प्रकार से होता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान देना, एक हम कंटेनर लेते हैं, एक क्या है? कंटेनर। और इसमें कौन सा माध्यम लेंगे? तो आप कहेंगे मेरे भाई हम क्षारक लेंगे, क्षारकीय विलयन, या हाँ क्षारकीय विलयन, मान लो कि क्षारकीय विलयन लेंगे। कौन सा विलयन लेंगे मेरे भाई? क्षारकीय विलयन लेंगे। और क्षारकीय माध्यम होगा, क्षारकीय विलयन होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है मेरे भाई? तो एक विलयन भरा हुआ है, नो डाउट। क्या भरा हुआ है? तो विलयन भरा हुआ है। और इस विलयन कैसा है? क्षारक वाला है। तो आप कैसे पता कीजिएगा कि क्षारक है? इसमें डाल देखिएगा क्या? लिटमस पेपर डालकर देखिएगा, लिटमस पेपर। तो यहाँ पर लिटमस पेपर को आपको डालना पड़ेगा। कैसा लिटमस पेपर? तो कहता है लाल लिटमस पेपर। तो आपको लाल लिटमस पेपर क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा मेरे भाई। तो मान लो कि हम लाल एक लिटमस पेपर लेते हैं और डालते हैं, तो इसमें आपको लाल लिटमस पेपर क्या करना पड़ेगा? तो डालना पड़ेगा, नो डाउट। तो मान लीजिए आप जैसे ही इसमें लाल लिटमस पेपर डालोगे ना मेरे भाई, तो ऊपर वाला बात तो यहाँ पर समान रहेगा, लाले रहेगा। ऊपर वाला बात क्या रहेगा? लाल ही रहेगा। लेकिन मेरे भाई जितना डूबेगा लिटमस पेपर उतना भाग आपका नीला हो जाएगा, नो डाउट। उतना भाग क्या हो जाएगा? तो नीला हो जाएगा। ऊपर वाला तो लाले रहेगा, कहा ना कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये वाला अब नीला हो जाएगा मेरे भाई। अब क्या हो जाएगा? ये नीला हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है जितना डूबेगा उतना नीला हो जाएगा। तो इतना डूबा है इसमें, तो ये इतना क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई इतना नीला हो जाएगा। आप याद रख सकते हैं एनी टाइम के लिए, बहुत ही आसान है। तो जैसे लाल लिटमस पत्र को किस में डाले? ये क्षारीय विलयन में डाले। मतलब ये हमको पता नहीं था पहले कि कैसा विलयन है, लेकिन लिटमस पत्र से चेक किया गया तो ये पता चला कि ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये क्षार है। तो यहाँ पर कहा यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है मेरे भाई? तो नीला कर देता है, नीला कर दिया। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा और समझ रहे होंगे, ठीक है। और दूसरी बात हो गया। और तीसरी बात, इसकी पीएच मान 7 से अधिक होती है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता था और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक है, ठीक है। तो इसके पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, ठीक है। इतना आप याद रख सकते हैं। चौथी बात है मेरे भाई, यह भी विद्युत का सुचालक होता है, नो डाउट। ये क्षारक और अम्ल दोनों ही विद्युत का सुचालक होता है, कोई कंफ्यूजन में न रहे मेरे भाई। तो अम्ल कहे या क्षारक कहे, दोनों ही विद्युत का सुचालक होता है, नो डाउट। तो ये दोनों, इससे ये अम्ल और क्षारक दोनों ही करंट को पास करवा सकता है, नो डाउट। अब देखो मेरे भाई, अब चलते हैं आगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ओके। अब चलो आगे देखना। यहाँ पर आगे क्या लिखा गया है? तो आगे है यहाँ पर आर्हेनियस के अनुसार क्या है? तो क्षारक की परिभाषा। आर्हेनियस के अनुसार, इससे पहले अम्ल की परिभाषा बताए, अब हम आर्हेनियस के अनुसार किसकी परिभाषा बता रहे हैं? तो मेरे भाई आर्हेनियस के अनुसार अब बता रहे हैं आपको किसकी? तो क्षारक की परिभाषा। तो आप देखो क्षारक के प्रकार ना, आर्हेनियस के अनुसार क्षारक वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है? तो OH माइनस आयन देता है। तो यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर लिखा गया कि वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देती है। यहाँ पर माइनस लगा देना मेरे भाई, OH माइनस आयन देती है, क्षारक कहलाती है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है मेरे भाई?
तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, जैसे OH लगल रहेगा ना तो आप समझ जाइएगा, OH जैसे ही लगा हुआ रहे तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, तो यहाँ पर क्षारक है। OH आपको लगा हुआ मिल गए तो आप कहिएगा क्षारक है, OH लग गया तो क्षारक है। आइए इसका नाम क्या है, तो मेरे भाई इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि आप नाम याद रखना चाहते याद रख लो मेरे भाई, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। ओके, तो ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये आप याद रख सकते हैं। और इसमें क्या किया गया है, तो इसमें जल को क्या किया गया, मिलाया गया। मतलब जब क्षारक में जल को मिलाया जाता है तो यह टूटकर क्या बनाएगा, पहली बात तो OH माइनस देना ये गारंटी है, क्योंकि इस परिभाषा ही है कि OH माइनस आयन देगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो Na पर ये टूटेगा, किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में टूटेगा। ये जो है क्षार यानी क्षारक, ये टूटेगा किसकी उपस्थिति में टूटेगा, तो मेरे भाई टूटेगा किसकी उपस्थिति में, तो कहना जल की उपस्थिति में। और जल की उपस्थिति में टूटेगा तो बनाएगा Na प्लस और प्लस में क्या, OH माइनस। ये तीर का चिन्ह यहाँ नहीं होकर कहाँ होगा मेरे भाई, तो तीर का चिन्ह यहाँ पर यहाँ होगा, क्योंकि तीर का चिन्ह आपको पता है कि रिएक्शन होने के यानी कि अभिक्रिया होने की दिशा को बताता है। तीर का चिन्ह क्या करता है, तो अभिक्रिया होने की दिशा को बताता है। तो मेरे भाई इसमें यहाँ पर जल जैसे ही इस क्षारक में जल को जैसे ही आप मिक्स करोगे, मिलाओगे, तो यहाँ पर टूट जाएगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड दो भागों में टूट जाएगा और बनाएगा Na पर प्लस चार्ज और प्लस में OH पर माइनस चार्ज। तो आप इतना को याद रख सकते हैं, मतलब Na प्लस, क्योंकि सोडियम पर चार्ज ही होता है 1 प्लस और OH पर चार्ज ही होता है 1 माइनस। ऐसे भी परिभाषा भी कहता है कि 1 माइनस ही आयन देती है आर्हेनियस के अनुसार। ठीक है, ये क्षारक तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देती है, क्षारक कहलाती है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घुलाया गया तो Na प्लस और OH माइनस में टूट गया मेरे भाई। ठीक है, आप इतना को याद रख। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। अब देखो मेरे भाई, अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर कौन सा, सेकंड। तो यहाँ पर देखो सेकंड क्या लिखा गया है एग्जाम्पल, तो इसका ही है। जैसे ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ये इसका नाम क्या है मेरे भाई, तो आप कहना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप लिख सकते हैं, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड आप लिख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप कहेंगे ये इसका नाम क्या, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब ये जल की उपस्थिति में, जल मतलब वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जल जैसे ही रखा जाता है तो यह टूट जाता है दो भागों में और बनाता क्या है, तो K प्लस यानी पोटेशियम आयन और दूसरा OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। OH माइनस कहने का क्या मतलब है, OH माइनस आयन, OH माइनस कहने का मतलब है हाइड्रा ऑक्साइड आयन। OH माइनस कहने का क्या मतलब है, हाइड्रा ऑक्साइड आयन। तो यहाँ पर आपका है हाइड्रा ऑक्साइड आयन, नो डाउट मेरे भाई। ठीक है, आप इतना को याद रख सकते हैं। तो ये दो भागों में टूटा किसकी उपस्थिति में, तो आप कहोगे जल की उपस्थिति में। बनाया क्या, तो पोटेशियम आयन यानी K प्लस और प्लस में क्या, तो OH माइनस। ओके, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे देखो मेरे भाई कि आगे क्या है। आगे है क्षारक की प्रकार। तो मेरे भाई क्षारक दो प्रकार की होती है, एक वैसी क्षारक जो जल में घुल जाता है और एक वैसी क्षारक जो जल में नहीं घुलता है। एक वैसी क्षारक जो जल में घुल जाता है और एक वैसी क्षारक जो जल में नहीं घुलता है। पहला क्षार किसको कहेंगे, तो क्षार उसे कहते हैं जो जल में घुल जाता है। तो मेरे भाई यह जल में क्या होता है, बिल्ले होता है। और बिल्ले कहने का मतलब है घुलना। बिल्ले कहने का क्या मतलब है मेरे भाई, घुलना। तो कहना कि क्षार किसे कहते हैं, पहला क्या है क्षारक दो प्रकार के होते हैं। पहला क्षार, यह जल में घुल जाता है। जो क्षारक जल में घुल जाए उसे हम क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर ध्यान दो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH कहने का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड और MgOH का होल टू कहने का मतलब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आप कैसे याद रखोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपको जैसे ही आप बनाने चलते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर लिखोगे Mg और प्लस में OH। तो मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर चार्ज होता है, +2 और इसके ऊपर चार्ज होता है -1। और जब चार्ज इस दूसरे के ऊपर -1 होता है तो इक्कर वाला चार्ज इसमें आता है और इक्कर वाला चार्ज इसमें आता है। तो मेरे भाई यहाँ पर -1 चार्ज है तो यहाँ पर लिखना
Mg और यहाँ पर -1 चार्ज है, तो ई वाला 1 जो है ना मेरे भाई, तो आपको पता है ई वाला प्लस आई माइनस, प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो मेरे भाई E1 यहाँ पर लिखोगे, A1 मैग्नीशियम के बगल में, और ई वाला यहाँ पर OH लिखना, और OH लिख कर और ब्रैकेट लगाओगे तब ना दोनों के ऊपर ई वाला जो दू है ना, ई वाला दू ये यहाँ पर चला आएगा। कब आएगा? ये दोनों के ऊपर कब? जब पावर में मतलब होल 2 होगा तब ना दोनों के मतलब दोनों में 2 होगा। ऑक्सीजन भी 2 बन गया और हाइड्रोजन भी 2 बन गया। यहाँ वाला पावर इसमें जाती है और यहाँ वाला पावर इसमें आती है, नो डाउट मेरे भाई। इसी प्रकार से सब बनता है। तो आप 9th क्लास में आपको सिखाया गया होगा किस प्रकार से ये बनता है। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, यहाँ पर कौन कौन है क्षार, तो आप कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, याद रख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर आप ध्यान दो, मैक्सिमम देखो यहाँ पर सोडियम, ये देखो यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? तो ये क्षार है। आप इतना ही से एग्जाम में क्वेश्चन आए तब बन जाएगा, नो डाउट मेरे भाई, ठीक है। आप इतना को याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, यहां पर ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना। आगे है जल में अबिल्य भस्म या क्षारक। दूसरा क्या है? जो पहला है जो जल में घुल जाए, पहला है जो जल में घुल जाए, तो जो जल में घुल जाएगा तो उसे क्षार होगा। एग्जाम्पल में आप बता दिए कौन कौन है। अब देखो जल में दूसरा है मेरे भाई, जल में अबिल्य भस्म या क्षारक, मतलब दूसरा क्षारक उस प्रकार के होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं। अबिल्य कहने का क्या मतलब है? जल में ना घुले। तो मेरे भाई जो जल में कौन नहीं घुलेगा, तो आप 2 एग्जाम्पल कम से कम याद रखें, आप 2 एग्जाम्पल कम से कम याद रखें। पहला है आयरन हाइड्रोक्साइड, Fe बोले तो आयरन, Fe बोले तो क्या होगा मेरे भाई? आयरन, और OH बोले तो हाइड्रोक्साइड, और FeOH का होल 2 कहने का मतलब है आयरन हाइड्रोक्साइड, क्योंकि Fe पर चार्ज होता है 2+। तो हम आपको कहें कि इस प्रकार के कैसे निर्माण होता है, जैसे Fe पर चार्ज होगा 2+, और यहाँ पर इस दोनों से रिएक्शन करवाना है, और OH पर चार्ज होता है -, तो हम -1, तो ई वाला 1 यहाँ आ जाता है मेरे भाई। ये वाला 1 कहाँ चला आता है? इसके लग में। ये वाला 2 कहाँ चला जाता है? इसके लग में। लेकिन कब? एक शर्त है जाने के। एक शर्त क्या है? शर्त है मेरे भाई कि Fe होगा Fe, और आपको प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट। यहाँ पर 1 लिखाता नहीं है, 1 छुपा हुआ रहता है, और यहाँ पर OH हो जाएगा OH। ये वाला 2 कहाँ चला आएगा? इसके बगल में। कब आएगा? यहाँ पर OH, यानी यहाँ पर हो जाए OH का होल 2 मेरे भाई, मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, नो डाउट। अब देखो मेरे भाई, दूसरी बात है ये CuOH का होल 2, सेम इसी प्रकार से ये भी जैसे ही बना है वैसे ही ये भी बनता है, नो डाउट। ये क्लास 9th में सिखाया जाता है अच्छे तरीके से। आप इतना को फिलहाल आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 एग्जाम्पल आराम से याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखो CuOH का होल 2 है, CuOH का होल 2 है मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड। Cu कहने का मतलब है कॉपर, और OH कहने का मतलब है हाइड्रोक्साइड। CuOH का होल 2, CuOH का होल 2। ओके मेरे भाई, आप इतना याद रख सकते हैं। अब देखो हम चलते हैं आगे देखो मेरे भाई, तो क्षारक 2 प्रकार के हो गए, ठीक है। अब देखो आगे देखो यहां पर क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई यहां पर लिखा गया है नोट, सभी क्षार भस्म हो सकते हैं। सभी क्षार, जितने भी क्षारक है, जितने भी क्षार है, क्षारक नहीं, क्षार बोले कौन कौन था यहाँ पर? पहले यहाँ पर देखो आप क्या लिखा गया, नोट सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते। भस्म बोले तो क्षारक, भस्म बोले तो क्षारक, तो यहाँ पर क्या है? भस्म कहने का मतलब है क्षारक, भस्म कहने का क्या मतलब है? क्षारक। तो यहाँ पर लिखेगा सभी क्षार, और क्षार वही है जो जल में घुल जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ पर एग्जाम्पल दिए थे ना, तो वो सब क्षार था। तो जितने भी सभी क्षार भस्म होते हैं, सभी क्षार को आप भस्म कह सकते हैं, लेकिन सभी भस्म यानी सभी क्षारक को आप, सभी क्षारक को या सभी भस्म को आप, सभी भस्म या सभी क्षारक को आप क्या नहीं बोल सकते? क्षार नहीं बोल सकते, क्योंकि क्षार उसी को कहते हैं जो जल में घुल जाए। जल में घुलने वाला कौन है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो भी एग्जाम्पल दिए आप उसको याद रखें मेरे भाई। तो आज हम पढ़े अम्ल और क्षारक के बारे में। किसके बारे में पढ़े मेरे भाई? तो आज हम अम्ल और क्षारक के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं, अम्ल और क्षारक के बारे में। तो आई होप आपको ये अम्ल और क्षारक अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। तो
ठीक है, यहाँ पर अच्छे से मतलब पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए तो मेरे भाई यहाँ पर आप अपने कॉपी निकाले और कॉपी में सारा का सारा चीज़ आप नोट डाउन कर ले अच्छे से, क्योंकि कंटेंट आपको मिलेगा अच्छा और बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेगा और अच्छा से अच्छा पढ़ाई मिलेगा मेरे भाई। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर आप लोग शेयर करें, और शेयर कीजिएगा तो हम मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपके लिए हम अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे और इसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा मेरे भाई। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।